वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सभी विद्यार्थियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज 14 सितंबर है, तो आज हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। सभी का एक मत था कि हिंदी एक राजभाषा के रूप में चलनी चाहिए, तो इसलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज हम इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और ये फर्स्ट टर्म का जो है सिलेबस है, क्योंकि इस बार जो है आपके 2 टर्मों में डिवाइड कर दिए गए हैं। जो चैप्टर्स है 2 टर्म में, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। और फर्स्ट टर्म जो है नवंबर से दिसंबर में एग्जाम होगा, तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सिलेबस पूरा कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो आप सब खुद ही समझ सकते हैं कि भाई स्वतंत्रता के समय का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे और जस्ट हम क्या है स्वतंत्र हुए थे। तो उस टाइम हमारी कंडीशन क्या थी। तो सबसे पहले ब्रिटिश हमारे देश में आए किस लिए थे, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई जो उनके देश में औद्योगिकरण चल रहा है उसका एक तरह से आधार बनाना अपने देश को। आधार मतलब कि यहाँ से उन्हें आराम से कच्चा माल, रॉ मटेरियल वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स इसलिए स्पेशली हमारे यहाँ पर आए थे और वह भारत का क्या करना चाहते थे, एक तरह से उपयोग करना चाहते थे। किस तरह से कि भाई यहाँ से जो भी इनकी संपत्ति वगैरह है वो सारी चीज़ें ले जा सके और क्या कर सके कि अपने देश में जो है तैयार किया सके, अपने औद्योगिकरण को और अच्छे तरह से कर सके। तो इसलिए एक तरह से वो भारत का उपयोग कर रहे थे। अब देखिए हमें इसमें सबसे पहले जो पढ़ना है कि भाई स्वतंत्रता के समय जो है हमारी कृषि की स्थिति क्या थी, कृषि की कंडीशन क्या थी। तो आप सब समझ सकते हैं कि भाई ब्रिटिश रूल कर रहा है तो कृषि की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी इसको कुछ पॉइंट्स में हम देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है जमींदारी, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रथा। जमींदारी प्रथा सबको पता है, ठीक है। मालवाड़ी प्रथा क्या है, मालवाड़ी प्रथा के अंतर्गट जो है एक तरह से समझ लीजिए कि जो एक गांव है उसको एक तरह से एक इकाई मान लिया गया और उस पूरे ही गांव पे एक तरह से एक साथ टैक्स लगाया जाता था। और ये जितना भी रूल कर रहे थे उसके 30% क्षेत्र पे, जिसमें पंजाब वगैरह थे, मालवाड़ी अप्लाई किया गया था। और रैयतवाड़ी प्रथा क्या थी, रैयतवाड़ी प्रथा के अंदर कि जो किसान था उसके पास ज़मीन थी वो उसको गिरवी वगैरह रख सकता था, परंतु 1/3 जो टैक्स है वो ब्रिटिश को देना पड़ता था। तो 1/3 टैक्स जो है ब्रिटिश को देना, ये तो कहने की बात थी कि भाई 1/3 टैक्स जो है ब्रिटिश को देना है, उससे ज़्यादा ही, कहीं गुना ज़्यादा ही जो है टैक्स देना पड़ता था। और वहीं पे जो है ब्रिटिशर्स ने सूर्य अस्त सिस्टम लगा रखा था। अब सूर्य अस्त सिस्टम क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने कोई दिन डिसाइड कर दिया कि इस दिन सबके टैक्स आ जाने चाहिए, तो वो सूर्य अस्त से पहले सबके टैक्स जो हैं, कर जो हैं, उनको मिल जाना चाहिए था। अगर नहीं मिलते थे तो अगले दिन क्या करते थे कि जो भी जिस किसान ने भी या जमींदार ने जो कर नहीं दिया है, टैक्स नहीं दिया है, तो उसको क्या करते थे कि उसकी ज़मीन की नीलामी करवा देते थे। ठीक है, तो ये रैयतवाड़ी प्रथा थी। उसका देखिए व्यवसायीकरण पे दबाव। इससे पहले जो हमारे जो भी कृषि हुआ करती थी वो किस प्रकार की होती थी कि भाई आत्मनिर्भर, कि अपने घर परिवार को पालने के लिए हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो कृषि किया करते थे। परंतु जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने व्यवसायीकरण पर दबाव दिया। वो ऐसे चीज़ों के फसल उगाना चाहते थे जिनका व्यवसाय में ज़्यादा महत्व था, जैसे जूट हो गया, नील की खेती हो गई, तो इन सब का व्यवसाय में ज़्यादा महत्व था। तो वो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा फोर्स किया करते थे, ज़्यादा दबाव दिया करते थे कि इन सारी चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन किया जाए। फिर देखिए दूसरा, तकनीक में कमी। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे तो ऐसा नहीं है कि भाई यूरोपियन कंट्री से आए थे, वहाँ पर अच्छी खासी तकनीक थी, परंतु वो भारत में कोई तकनीक नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत में तकनीक लेकर आएंगे तो भारत भी काफ़ी ज़्यादा फलेगा फूलेगा और कहीं ना कहीं हमारी बराबरी कर लेगा। ठीक है, तो उन्होंने भारत के लिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी की कोई बंदोबस्त नहीं की थी। फिर उसके बाद है वर्षा पर आधारित कृषि। ब्रिटिशर्स के टाइम में, उससे पहले भी हमारे जो कृषि थी वो वर्षा पर आधारित थी और ब्रिटिशर्स ने भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए। ब्रिटिशर्स ने भी क्या करा कि भाई तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं किया। भाई इरिगेशन सिस्टम, मतलब कि जो सिंचाई के साधन थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, तो कृषि लंबे टाइम तक वर्षा पर ही आधारित थी। ठीक है, तो ये हमारी स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र की क्या कंडीशन थी उसकी बात हो गई।
अब देखते हैं स्वतंत्रता के समय औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी। तो जैसे कृषि क्षेत्र की स्थिति थी कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी, उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र के भी बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी। सबसे पहले देखिए भारतीय हस्तकला का पतन। अब भारतीय हस्तकला मतलब कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह हाथों से बनी हुई चीज़ें हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, फेमस थी, उन सब का धीरे धीरे वो सारी चीज़ें क्या होने लगी, खत्म होने लगी। उसका मुख्य कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स यहाँ से क्या करते थे, कच्चा माल लेकर जाते थे और अपने देश से मशीनों से बनी हुई चीज़ें लेकर आते थे। और मशीनों से जब बनी हुई चीज़ें थी तो बड़ी जल्दी बन जाती थी, आसानी से मिल जाती थी। भाई हाथ से बनाने में जो चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ हाथ से बनाएंगे तो उसको लंबा टाइम लगता है, और जब लंबा टाइम लगेगा तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको बनाएगा तो कम से कम उतना पैसा तो मांगेगा जिससे अगला जब तक पीस तैयार ना हो तब तक वो अपनी रोटी खा सके। तो एक तरह से हाथ से बनी हुई चीज़ें महंगी पड़ती थी। पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि भाई वहाँ से फिनिश गुड्स वगैरह लेकर आते थे, मतलब तैयार चीज़ें लेकर आते थे, मशीनों से बनी हुई चीज़ें लेकर आते थे, ठीक है, और वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती थी। तो लोग क्या करते थे, उन सस्ती चीज़ों को ही खरीदते थे, जिससे धीरे धीरे क्या होने लगा कि यहाँ की जो हस्तकला थी उसका पतन होने लगा, ठीक है। हाथों से बनी हुई चीज़ें खत्म होने लगी क्योंकि वो एक तरह से महंगी पड़ती थी और वो काफ़ी टाइम लेती थी बनने में, ठीक है। उसके बाद पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों की कमी। हम ये पहली बात कर चुके हैं एक तरह से कृषि क्षेत्र में कि ब्रिटिशर्स यहाँ कोई तकनीक वगैरह तो लेकर नहीं आए थे कि भाई कोई तकनीक वगैरह लेकर आए, कोई टेक्नोलॉजी लेकर आए। तो यहाँ पर मशीनों वगैरह की सदैव कमी थी उस टाइम, और उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर भी मशीनीकरण किया जाए। जबकि ब्रिटिशर्स की जहाँ पर बात की जाए, जब हम यूरोप की बात करते हैं तो वहाँ मशीनीकरण ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी, उद्योग वगैरह बहुत जल्दी वहाँ पर शुरू हो चुका था। परंतु यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर किसी भी मशीनीकरण पे ध्यान नहीं दिया कि भाई मशीनीकरण किया जाए, कृषि के लिए मशीनीकरण किया जाए, उद्योग के लिए मशीनीकरण किया जाए, किसी भी चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। फिर देखिए भेदभाव पूर्ण टैरिफ नीति। टैरिफ मतलब कर होता है, ठीक है। तो इनका जो कर नीति था वो भेदभावपूर्ण था, मतलब कि जो भारतीय हैं, भारतीय उद्योगपति हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लिया करते थे, कर लिया करते थे। और जो ब्रिटिश का उद्योग वगैरह था तो वो क्या नाम है, कर रहित हुआ करता था, उस पर किसी तरह कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगा करती थी, और लगती थी तो बहुत ज़्यादा कम लगती थी, ठीक है, बहुत कम लगती थी। और वहीं पे भारतीयों को इतने ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था जिससे क्या कर सके, भाई टैक्स लगाने का मतलब क्या है कि ज़्यादा टैक्स लगाने से क्या होगा, भारतीय धीरे धीरे उद्योग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और हमारा एकाधिकार हो जाएगा। ब्रिटिशर्स क्या कर लेंगे, अपना अधिकार कर लेंगे हर एक क्षेत्र में, ठीक है। इसलिए भारतीयों से बहुत ज़्यादा टैरिफ लिया करते थे। फिर है तकनीक में कमी, बिल्कुल वही, इससे पहले हम बात ही कर चुके हैं कि भाई पूंजीगत वस्तुओं की कमी थी, मतलब मशीनों वगैरह की कमी थी। तो तकनीक वगैरह में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोई नई तकनीक वगैरह लेकर नहीं आए थे। जब तकनीक में कमी होगी तो साधारण सी बात है, अपने आप ही उत्पादन में कमी होगी, ठीक है। तो हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र थे ब्रिटिश टाइम में, ठीक है, उसके उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई थी। अब आगे देखिए क्या है कि भाई स्वतंत्रता के समय विदेशी व्यापार की स्थिति, ठीक है। तो विदेशी व्यापार कैसा था, तो देखिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, भाई हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि यहाँ से कच्चा माल वगैरह लेकर जाते थे, रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, ठीक है। तो वो कच्चे माल के यहाँ से निर्यात करते थे और अपने देश से तैयार माल, ठीक है, मतलब फिनिश गुड्स क्या है, बना कर लेकर आते थे और हमारे ही देश में, हमारे ही मार्केट में बेचते थे, ठीक है। एक तरह से डबल मुनाफा कमाते थे, ज़्यादा प्रॉफिट लेते थे कि यहाँ से सस्ते में कच्चा माल लेकर जाए और तैयार चीज़ें जो है यहाँ पर आकर बेचें, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, अपने आप जो है लाभ ले सके, ठीक है। फिर है ब्रिटेन का एकाधिकार, ठीक है। व्यापार पे जो है ब्रिटेन का एकाधिकार था कि भाई जो विदेशी व्यापार क्या करते थे उस पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्स वगैरह लगा रखे थे हमारे देश वालों के लिए, ठीक है। तो एक तरह से एकाधिकार था, ठीक है, कि भाई विदेशों से जो है व्यापार वगैरह यही क्या करते थे। भारतीय संपत्ति का बहिर्प्रवाह। अब क्या होता था कि भाई सीधी सी बात है, यहाँ से कच्चा माल लेकर जा रहे हैं, तो भी एक तरह से यहाँ से हमारी जो संपत्ति है वो लेकर जा रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो फिनिश गुड्स लेकर आ रहे हैं, मतलब तैयार माल लेकर आ रहे हैं। तो तैयार माल लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर ही वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अब बेच रहे हैं तो यहाँ से भी भाई पैसों की भी कमाई कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारी संपत्ति जो है उनके पास जा रही थी, हमारे देश से बाहर जा रही थी। तो भारतीय संपत्ति का एक तरह से बहिर्प्रवाह हो रहा था, ठीक है, बाहर जा रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम में। तो ये विदेशी व्यापार नीति थी जिन पे एक तरह से उनका एकाधिकार था, और कच्चे माल का वो क्या करते थे, निर्यात किया करते थे, ठीक है, और तैयार माल जो है हमारे ही देश में लाकर वो बेचा करते थे, ठीक है।
अब आगे देखिए क्या है भाई, स्वतंत्रता के समय भारतीय जनांकीय स्थिति क्या थी। तो देखिए उच्च मृत्यु दर। अब ये उच्च मृत्यु दर क्या दर्शाता है भाई, उच्च मृत्यु दर उस टाइम की स्थिति को दर्शाता है कि उस टाइम अस्पताल वगैरह बहुत ख़राब थे, अस्पताल वगैरह नहीं थे, इसलिए लोग बीमारी वगैरह से बहुत ज़्यादा मर रहे थे। ठीक है, उन्होंने अस्पतालों वगैरह पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, उसका देखिए शिशु मृत्यु दर लगभग 218। ठीक है, तो 218 का मतलब यह है कि 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो उसमें 218 मर ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका इन आंकड़ों से समझ सकते हो कि उस टाइम क्या नाम है, हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हमारे देश की संरचनात्मक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी। ना अस्पताल अच्छे थे, अस्पताल इतने दूर दूर थे। ठीक है, रोड अच्छे नहीं थे कि वहाँ पर जाकर क्या नाम है पहुँचा जा सके। ठीक है, हमारी जो परिवहन व्यवस्था थी ब्रिटिशर्स के टाइम में बहुत ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी। ठीक है, जिससे लोगों को बचाया जा सके। शिशु मृत्यु दर 218 ये बहुत ज़्यादा थी, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम के जो है अस्पताल वगैरह इतने ज़्यादा ठीक नहीं थे कि बच्चों को जो है बचाया जा सके। उसके बाद देखिए सामूहिक निरक्षरता लगभग 84% थी। ठीक है, तो भाई उस टाइम हमारे देश में निरक्षरता बहुत ज़्यादा थी। हम जब आज़ाद हुए हैं तो लगभग 16% जो है हमारे देश में साक्षर लोग थे, जिन पे कह सकते हो कि देश टिका हुआ था। ठीक है, और 84% निरक्षरता थी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है सोचने वाली बात है कि भाई उस टाइम के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा साक्षरता वगैरह पे या शिक्षा वगैरह पे ध्यान नहीं देते थे। ठीक है, और जो शुरू से ही, क्योंकि हमारे देश जो है कृषि प्रधान था शुरू से ही, तो लोग कृषि पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे, तो इसलिए भी शिक्षा वगैरह की तरफ उस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और ब्रिटिशर्स वैसे भी यही सारी चीज़ें चाहते थे कि भाई लोग कृषि पे ही ज़्यादा ध्यान दें, उद्योग धंधों में ना ध्यान दें। अब कृषि पे ध्यान देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप शिक्षा वगैरह की तरफ ध्यान दें। लोगों के दिमाग में ये था कि भाई हमें तो खेती ही करनी है। ठीक है, और खेती करके हमें अपने परिवार को पालना है। ठीक है, तो इसलिए भी लोग उस टाइम बहुत ज़्यादा शिक्षा वगैरह पे ध्यान नहीं देते थे। फिर है निम्न जीवन प्रत्याशा। तो जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 32 ईयर। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि लोग औसतन जो हैं 32 वर्ष जीते थे। ठीक है, अब आज के टाइम में लगभग 68 है। ठीक है, तो उस टाइम देखिए कि लोग औसतन जो है 32 वर्ष ही सिर्फ जीवित रहते थे। औसतन का मतलब ये हो गया कि लगभग कोई 50 साल तक जिंदा रहा, कोई 20 ईयर तक जिंदा रहा। ठीक है, कोई 30 ईयर तक जिंदा रहा। ठीक है, कोई 60 भी हो सकता है। तो लगभग एवरेज, इन सबका एवरेज निकाल के 32 ईयर अप्रोक्स जो है लोग उस टाइम जिंदा रहते थे। ठीक है, तो ये होती है जीवन प्रत्याशा कि एवरेज लोग जिंदा कौन रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पर्सन जो है 32 साल में मर जाता था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एवरेज होता है, औसत होता है। ठीक है, तो लगभग उस टाइम 32 वर्ष थी जीवन प्रत्याशा। ये भी दर्शाता है कि उस टाइम हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा खराब था। ठीक है, लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। उसका था जन स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। हम इससे पहले डिस्कस कर ही चुके हैं कि अस्पताल वगैरह नहीं थे, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। ठीक है, इसीलिए तो ये जो आंकड़े आप सबके सामने हैं इतने खराब हैं। ठीक है, किसी तरह से भी कोई सुविधा वगैरह नहीं थी, शिक्षा के लिए भी इतनी सुविधा वगैरह नहीं थी। ठीक है, कि लोगों को शिक्षित किया जाए, इनका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि लोगों को शिक्षित करें या लोगों को शिक्षा दिया जाए। ठीक है, अस्पताल वगैरह बनवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो इसलिए हमारी जो जनांकीय स्थिति थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर देखिए जो चैप्टर का मेन चीज़ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं, जो कह सकते हो कि उन्होंने अपने लिए ही किए थे, लेकिन बाद में हमें उसका बेनिफिट मिला। ठीक है, उसका हमें लाभ मिला। ठीक, उनमें क्या है, रेलवे का निर्माण किया इन्होंने, तो एक तरह से रेलवे से हमें अवगत करवाया, रेलवे का निर्माण किया। ठीक है, ये तो बेशक से उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था, अपने माल को इधर से उधर ले जाने के लिए किया था, पर बाद में क्या हुआ कि इसका हमें काफ़ी ज़्यादा फायदा रहा। फिर बंदरगाहों का विकास किया, जो पोर्ट वगैरह थे, बंदरगाह थे, उनको विकसित किया। ये भी उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, परंतु विकास होने के बाद जब हम आज़ाद हुए तो इसका हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहा। डाक और तार विभाग की सुविधा, इससे पहले हमारे कंट्री में जो है
मुगलों का शासन चल रहा था, तो डाक तार से तो हम बहुत ज़्यादा हमें ज्ञान ही नहीं था कि डाक तार का अर्थ भी क्या होता है या डाक तार भी क्या होता है। तो इससे भी अवगत कराने वाले, इसको भी एक तरह से हमारे सामने लाने वाले कौन है? ब्रिटिशर्स ही हैं। ठीक, उसके बाद बैंकिंग व मौद्रिक व्यवस्था का विकास, तो इन्होंने बैंकिंग और मौद्रिक व्यवस्था का भी यहाँ पर विकास किया। इससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ हमारे सकारात्मक प्रभाव हमारे देश पे रहे ब्रिटिशर्स के। अब वो चाहे इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किए हों, परंतु बाद में हमें इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला और मिल भी रहा है। ठीक है, नहीं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। ठीक, तो इस तरह से बेशक से उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था, परंतु बाद में हमें इसके कुछ अच्छे मतलब लाभ भी मिले। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है कि भाई स्वतंत्रता का समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति आप सब समझ ही सकते हो। इससे पहले कृषि व्यवस्था, कृषि की स्थिति जान चुके हैं, उद्योग की स्थिति जान चुके हैं, इन सारी स्थितियों को जान चुके हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी तो होगी नहीं, क्योंकि भाई उद्योग में भी उत्पादन कम था, कृषि में भी उत्पादन कम था, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज थे जो हमारे देश के लिए अच्छे नहीं थे। तो सीधी सी बात है कि भाई अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा नहीं होगा ब्रिटिशर्स का, कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ा हो ब्रिटिशर्स का अर्थव्यवस्था पे। तो सबसे पहले देखिए आर्थिक विकास का निम्न स्तर, तो आर्थिक विकास का बहुत ज़्यादा स्तर जो है गिरा हुआ था। अब ब्रिटिशर जो थे उन्होंने भाई देश के प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का प्रयास तक नहीं किया था कि भाई देख ले कि देश कितनी तरक्की कर रही है। वो तो डॉक्टर V.K.R.V. राव एक ऐसे पर्सन थे, उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि भाई ब्रिटिशर्स काल में ये देखा कि भाई हमारे देश की GDP क्या है, हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो ये जानने की कोशिश की। तो देखिए उनके अनुसार क्या है कि हमारी सकल घरेलू आय में जो है 2% वृद्धि हो रही थी, और प्रति व्यक्ति की अगर बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 0.5% हो रही थी। ठीक, तो ये जो है हमारे उस टाइम की कंडीशन को, हमारी GDP को बताता है, प्रति व्यक्ति आय को बताता है कि हमारी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब थी। उसके बाद देखिए कृषि का पिछड़ापन था, हम पीछे पॉइंट पढ़ ही चुके हैं। अविकसित उद्योग था, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि भाई उद्योग के लिए भी उन्होंने कोई तकनीक वगैरह तो लाई नहीं थे हमारे लिए। ठीक है, तो हमारे जो उद्योग वगैरह भी थे वो क्या थे? अविकसित थे। फिर निम्न उत्पादकता था, निम्न उत्पादकता भी हम पीछे पढ़ ही चुके हैं कि भाई कृषि में भी उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं थी, उद्योग में भी उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि भाई ज़्यादा उत्पादन करना है तो क्या करना पड़ेगा? तकनीक लाना पड़ेगा। हम तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि भाई संसाधन क्या है? सीमित है। आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आपको नई नई तकनीक लाना पड़ेगा, आप संसाधन नहीं बढ़ा सकते कि भाई संसाधन ही आपने बढ़ा दिए। तो हम तो एक इकोनॉमिक्स में पढ़ते ही हैं कि भाई संसाधन क्या है? सीमित है। अब इस सीमित संसाधन में अगर आप ये चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े, उत्पादन को बढ़ाया जाए, तो क्या करना पड़ेगा? भाई तकनीक लाना पड़ेगा, अच्छी सी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, और वो ब्रिटिशर्स यहाँ पर लेकर नहीं आए थे। तो सीधी सी बात है, निम्न उत्पादकता रहेगी। फिर है कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भरता। तो उस टाइम लगभग 72% जो है लोग जो हैं कृषि क्षेत्र में ही थे और कृषि क्षेत्र पर ही निर्भर थे। ठीक है, कह सकते हो कि जो पूरा का पूरा देश है वो कृषि क्षेत्र पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा निर्भर थे। बाकी जो उद्योग का क्षेत्र है या सेवाओं का क्षेत्र है उसमें कोई खास लोग ध्यान नहीं देते थे। जैसे मैंने ऊपर भी पहले बताया था कि भाई निरक्षरता का या ये भी एक कारण था कि लोगों को दिमाग में यही था कि भाई हम क्या नाम है कृषि ही करेंगे, खेती ही करेंगे। तो हमारे देश तो कृषि प्रधान देश था, तो लोगों को पहले से ही कृषि करना ये सारी चीज़ें पता थी। तो उसके लिए इन्हें जरूरत नहीं पड़ी कि भाई हमें साक्षरता की जरूरत है। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स ने कभी शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि भाई अगर लोगों को साक्षर किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, इन सब चीज़ों की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र पर ही पूरी की पूरी जो है अर्थव्यवस्था निर्भर थी, और लंबे टाइम तक जो है अर्थव्यवस्था जो है कृषि क्षेत्र पर निर्भर रही है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही बड़ा चैप्टर था। ठीक, अगर कोई भी ऐसा बिंदु हो जो आप सबको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो सेपरेट आप चाहते हैं, ठीक है, कि भाई चैप्टर से अलग होकर कोई सेपरेट टॉपिक बनाया जाए उस पर, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा उसके लिए भी क्या नाम है वीडियो बनाने की। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू।